हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 22 लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा चैनल पर वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पृथ्वी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच साम्यांतर क्या होगा? अब देखिए ये सॉल्व कैसे होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 6 आवर 6 घंटे। बट इसे सॉल्व कैसे होगा बता रही हूँ। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी एक घूर्णन कंप्लीट कर रही है कुल 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री के दौरान वो 24 घंटा यानी पूरा एक दिन कंप्लीट करती है। दिन और रात 24 आवर लेती है वो, 360 डिग्री घूमती है, तब उसका 24 घंटे पूरा होता है, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस का चीज़ है। तो 360 डिग्री में वह, देख लीजिए, आप समझ लीजिए, 360 डिग्री में वो कितना कवर कर रही है, तो 24 घंटे का टाइम ले रही है। जब वो 1 डिग्री पृथ्वी घूमेगी तो कितना होगा, तो 24/360, ठीक है। 24/360 ये हो जाएगा काट कर 1/15। तो ये तो आवर में है ना, आवर को जब मिनट में चेंज करिएगा तो 1/15 आवर का हो जाएगा 4 मिनट, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 मिनट। बट क्वेश्चन में हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 1 डिग्री का 4 मिनट कहला रहा है। तो 90 डिग्री का क्या होगा, तो 4 गुने 90 तो 360 मिनट, और आंसर है आवर यानी घंटा में। तो मिनट को घंटा में चेंज करिए तो 360 मिनट मतलब होता है 6 घंटा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा देशांतर प्रधान यमयोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर। नेक्स्ट थर्ड नंबर, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक याम्योत्तर में दिखाई दी? इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। फोर्थ, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रधान मध्याह्न रेखा कहते किसे हैं, तो सिंपल सा लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है। तो पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर जो रेखा खींची जाती है ना, उसी को ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। किस देशांतर पर, तो 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई रेखा ही प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। और दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम रहता है वो इसी प्रधान मध्याह्न रेखा पर ही निर्धारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नाइजर से नहीं गुजरती है प्रधान याम्योत्तर रेखा, जबकि अल्जीरिया, फ्रांस तथा स्पेन ये तीनों कंट्री से गुजरती है। 6th नंबर है कि किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किए एक में घड़ी समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता। बाकी ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आदिश अबाबा जो इथियोपिया का है। नेक्स्ट 7th नंबर, जब IST याम्योत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, उस स्थान का देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 90 डिग्री वेस्ट, ठीक है। उसका लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट। अब देखिए देशांतर किसे कहते हैं, तो किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी को ही देशांतर कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी स्थान की प्रधान याम्योत्तर से पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में जो कोणीय दूरी होती है उसी को ही देशांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट टाइम खींची जाती है? अब देखिए सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए कि 180 डिग्री देशांतर ही क्या कहलाती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा आप जवाब दे दीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। अब ये किन किन से होकर गुजरती है यानी खींची जाती है, तो आर्कटिक महासागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। 10th नंबर, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए
तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय यानी भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 6:30 यानी 6:30 ठीक है, 6:30 घंटे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो देखिए फ्रेंड, ये जल डमरू मध्य होता क्या है? तो जल डमरू मध्य ना एक पतली जलधारा होती है। क्या होती है? संकीर्ण यानी पतली जलधारा होती है जो दो समुद्र या फिर दो खाड़ियों को आपस में जोड़ने का काम करती है। उसी को ही जल डमरू मध्य कहते हैं। और इसका जो मतलब कि देखने में जो शेप और साइज रहता है वो मतलब डमरू की तरह रहता है, इसीलिए इसका नाम जल डमरू मध्य दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 11 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बेरिंग जल डमरू मध्य। और बेरिंग जल डमरू मध्य की अगर बात करें तो ये प्रशांत महासागर में रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में स्थित है बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो कोई जहाज़ सोचेगा कि बहुत ही कम डिस्टेंस हम तय करें, टाइम भी कम लगे और पहुंच जाएं जल्दी, तो उसको क्या चीज़ चुनना चाहिए? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT 3 बजे प्रातः है, उस जगह का देशांतर रेखा क्या होगी? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 45 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है उसका जो कुल लंबाई है यानी लेंथ है तो वो है 40,045 किलोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 15 नंबर। निम्नलिखित समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए फ्रेंड, आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में। कितना देश थे? तो 13 देश से होकर गुजरती है। ठीक है, और वे देश कौन कौन से हैं तो आप नोट कर लीजिए। मैं 13 देश का नाम मैं बतला रही हूँ, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिपी, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, कांगो गणराज्य और कांगो का लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरिबाती, ये 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब आप ऑप्शन मिलाइएगा जो मैं आप लोगों को अभी लिखवाई हूँ, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है ना, और ये काल्पनिक रेखा यानी मानव द्वारा निर्मित है, तो ये काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है उसी को ही भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैं 13 देश का नाम लिखवा चुकी हूँ, तो आप मिला लीजिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्सिको। देखिएगा मैं मैक्सिको का नाम उसमें नहीं लिखवाई हूँ, जबकि केन्या, इंडोनेशिया और ब्राज़ील है उसमें लिखा हुआ। तो चलिए 17th नंबर है कि भूमध्य रेखा गुजरती है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केन्या से। नेक्स्ट 18th। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम कम होता है तो वह कौन सा अक्षांश है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वह भूमध्य रेखा उसे कहते हैं जिस पर एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत ही लेस होता है। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैसा कौन सा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजर रही है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। नेक्स्ट, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्तांश होता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 66.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर गुजर रही है। ठीक है, 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वो ईरान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि मिस्र, भारत और म्यांमार से होकर गुजरती है। भारत की अगर बात की कर दिया जाए तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। यह एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड, आप इसे नोट कर लीजिए कि वे कौन से ऐसे 8 स्टेट्स हैं भारत के जिससे होकर कर्क रेखा गुजर रही है। तो नोट कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोलीविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। 24 किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं? वो कौन सा ऐसा डेट है जिसमें रात और दिन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बिल्कुल इक्वल होगा? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी 23 सितंबर। याद कर लीजिएगा कि 23 सितंबर है वो पार्टिकुलर डेट है जिस दिन डे और नाइट बिल्कुल बराबर होते हैं। तो चलिए 25 विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट 26 वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा पर रात और दिन हमेशा बराबर ही रहता है। 27 है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी यानी 22 दिसंबर को दुनिया का सबसे छोटा दिन होता है। कहाँ? तो उत्तरी गोलार्ध पर। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 21 जून। ठीक है, 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है? यहाँ पर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाया है कि यहाँ पर लिखाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होता है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 29 में कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। नेक्स्ट 31 ग्रीष्म अयनांत प्रति वर्ष होता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 21 जून को। 32 निम्नलिखित तिथियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 21 जून को हमारा जो मतलब कि ये क्या बनता है तो वो सबसे छोटा होता है छाया। ठीक है, शैडो। नेक्स्ट 33 निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यानी ओ सिम्ड। 34 पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूरेनियम डेटिंग के द्वारा हम लोग पृथ्वी की एज जानते हैं कि आखिर पृथ्वी हमारी कितने वर्ष पुरानी है। नेक्स्ट 35 महाद्वीप अलग कैसे हुए? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप अलग हुए। नेक्स्ट 36 भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो जो गोंडवाना लैंड था उसमें कौन सा भूभाग शामिल था? तो आप बताइए। तो उपरोक्त सभी यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तीनों के तीनों गोंडवाना लैंड में शामिल थे और हमारा भारत भी था। 37 है कि पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व यानी पहले का है। 38 है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, पर्वत निर्माणकारी बल का परिवहन है वलन क्रिया। 39 अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर अगर बात किया जाए ना तो उत्पत्ति के आधार पर कुल 3 सेलें हैं। कितनी सेल हैं? सेल मतलब पत्थर होता है।
यानी चट्टान, तो कुल 3 प्रकार की चट्टान पाई जाती हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सा? तो आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान तथा कायांतरित चट्टान। ठीक है, तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। या अगर अवसादी चट्टान की बात करें तो ये शैलेय स्तरों में निक्षेपित है, यानी इसमें परतदार, सिंपल समझ लीजिए कि परत होता है, लेयर होती है अवसादी चट्टान में। और अवसादी चट्टान का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट वगैरह हो गया, तो वो सब ये अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। बलुआ पत्थर पानी के नीचे बनती है। 41 है कि आगन्य चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों फॉर्म में होती है आगन्य चट्टानें। ठीक है ना। और आगन्य चट्टानें बनती किससे हैं? तो मैग्मा या लावा, जैसे समझ लीजिए कि मैग्मा या लावा के जमने से आगन्य चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ रहे हैं। अधोलिखित यानी नीचे लिखी कौन सी चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट में जीवाश्म यानी जीव का अंश नहीं है, जबकि सेल, कॉन्ग्लोमेरेट और बलुआ पत्थर में जीवाश्म पाए जाते हैं। 43 है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आगन्य तथा तलछटी चट्टानों, यानी ये दोनों चट्टानों से रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। 44 है कि निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ना वो रूपांतरित चट्टानों का एग्जाम्पल नहीं है। ग्रेनाइट कैसा चट्टान है? तो ग्रेनाइट एक आगन्य चट्टान है। तो चलिए फ्रेंड, अब यहाँ से ज्वालामुखी का क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर, पहले सिंपल से समझ लीजिए कि ज्वालामुखी कहते किसको हैं। सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि ज्वालामुखी, जैसे ज्वालामुखी एक प्राकृतिक छेद होता है फ्रेंड, ठीक ना, छेद होता है जिससे लावा, राख और गैसें निरंतर निकलती रहती हैं, तो उसी को ही ज्वालामुखी कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी का अगर फिगर ड्राइव किया जाए तो वो ऐसे लगेगा, यहाँ पर कोन की तरह उसका मुख रहता है, ठीक ना, यहाँ पर यही, और इसी से धूल कण, लावा, मैग्मा और गैसें वगैरह निकलती रहती है, तो ये ज्वालामुखी है। 45 नंबर है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक जल वाष्प निकलता है ज्वालामुखी से, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 46, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, मैग्मा। मैं बताइए ना कि मैग्मा रिलीज होता है ज्वालामुखी के थ्रू, तो मैग्मा पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ पिघला हुआ रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसी को ही मैग्मा कहते हैं। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को कहते हैं? ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्लूटोनिक चट्टानें। नेक्स्ट 48, ज्वालामुखीय उद्गार यानी वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बाल्टिक सागर में नहीं होता वॉल्केनिक इरप्शन, जबकि काला सागर, कैरेबियन सागर और कैस्पियन सागर, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन देखे जाते हैं। नेक्स्ट 49 है कि माउंट एटना है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक ज्वालामुखी पर्वत है माउंट एटना। 50, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में स्थित है। 51, मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पाई जाती है मैना लोआ, वो बताइए। तो अलास्का में पाई जाती है, ठीक ना, मैना लोआ अलास्का में पाई जाती है। और ये जो मैना लोआ को क्यों सक्रिय ज्वालामुखी कहा गया? क्योंकि सक्रिय ज्वालामुखी का अगर सिंपल सा डिफाइन किया जाए तो वैसी ज्वालामुखी जो हमेशा उससे उद्गार होते रहते हैं, उसी को ही सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात किया जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कुल 500 सक्रिय ज्वालामुखी पाए गए हैं। कितना? 500। उसमें से अपना एक नाम मैना लोआ ने भी बनाया है, जो अलास्का में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, मैना लोआ उदाहरण है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी सक्रिय ज्वालामुखी का। 52 का ए हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, 51 जो है वो मैना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हवाई द्वीप का वो ज्वालामुखी है मैना लोआ, ठीक है। और 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चूँकि एक सक्रिय ज्वालामुखी है मैना लोआ। और सक्रिय ज्वालामुखी होता क्या है वो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। तो चलिए बढ़ रहे हैं 53 की तरफ।
अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अब स्थित है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया में। 54 किलिमंजारो क्या है? तो किलिमंजारो एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो है। और किलिमंजारो किस प्रकार की वॉल्केनो का एग्जाम्पल है? तो यह एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, क्यों कहा गया किलिमंजारो को शांत ज्वालामुखी? तो शांत ज्वालामुखी इसलिए कहा गया है क्योंकि इससे जिसका जो उद्गार होता है, जैसे मैग्मा लावा वगैरह निकलती है, वो बिल्कुल तरफ से मतलब शुष्क हो चुकी है, शांत हो चुकी है, उससे अभी उद्गार नहीं हो रहा है, तो उसी को ही शांत ज्वालामुखी कहा गया है। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी है ना फ्रेंड, इससे हमेशा मतलब कि गैस निकलती रहती है, प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, और इसी की वजह से इसके जो आसपास के क्षेत्र हैं ना, वो काफ़ी मतलब लाइट वहाँ पे अवेलेबल रहता है, यानी इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है कि संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, किलायू। नेक्स्ट यहाँ से भूकंप से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो 57 है कि रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है किस चीज़ को नापने के लिए? तो भूकंप की तीव्रता नापते हैं हम लोग रिएक्टर पैमाने यानी रिएक्टर स्केल से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 58 सिस्मोमीटर मापता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूकंप को। नेक्स्ट निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी जो है वो एक जापानी लैंग्वेज है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 60 भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक क्रिया क्या होती है? जैसे हमारी पृथ्वी के नीचे जो बहुत सारे प्लेट पाए जाते हैं ना, तो वे प्लेट जब एक दूसरे से आपस में टकरा जाती है ना फ्रेंड, तो उसी वजह से भूकंप पृथ्वी पर आते हैं, तो उसी को प्लेट टेक्टोनिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट 61 निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। और पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं, नोट कर लीजिए, मैं नाम बतला रही हूँ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। तो ये कुल 7 महाद्वीप हैं, और मतलब कि ये 7 में सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा है और अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप है। 63 है कि विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन से हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। चलिए 64 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नांकित महाद्वीपों में से किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 65 निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिणी ध्रुव जो अंटार्कटिका के क्षेत्र में पड़ता है। 66 विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नवीन मोड़दार पर्वत में। नेक्स्ट 67 विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ना वो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, तकरीबन 7000 किलोमीटर का इसका लेंथ बताया जा रहा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट 68 है कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मैं अभी जस्ट बताई कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट 69 दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं स्थित है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, न्यूजीलैंड में। 70 आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो ये इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 72 यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स। आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ रही है? तो यूरोप में। 72 है कि व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कैलिफोर्निया मतलब क्षेत्र है वहीं पर ही व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं। नेक्स्ट 73 भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं।
इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्मिज अराकाना योमा पर्वत चाप। नेक्स्ट 74, हिमालय का विस्तार अराकाना योमा जिस देश में स्थित है वह है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। नेक्स्ट 75, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जर्मनी में। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और ये किस प्रकार का पर्वत है फ्रेंड, तो ये एक खंड पर्वत का एग्जाम्पल है ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट 76, ब्लैक फॉरेस्ट जो है यानी ब्लैक पर्वत वो अब स्थित है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यूएसए में। तो आप देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत तब वो जर्मनी हो जाएगा, बट अगर पूछा जाएगा ब्लैक पर्वत तो ब्लैक पर्वत हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ, कि ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दक्षिण अफ्रीका में है ड्रॉकेंसबर्ग पर्वत। 78, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, और जो एटलस पर्वत है वो वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए वलित पर्वत किसे कहते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा जब चट्टानों में मोड़ पाए जाते हैं, ठीक है, जब पृथ्वी आंतरिक शक्ति लगाती है, फोर्स करती है, तो उसी के द्वारा जब चट्टानों में मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं ना, मोड़ पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार के पर्वत को वलित पर्वत कहते हैं, और उसी का एक एग्जाम्पल है अफ्रीका स्थित एटलस पर्वत। नेक्स्ट 79, माउंट टिटलिस स्थित है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 है कि स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, पिरेनीज। 81, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर, और तिब्बत का जो पठार है ना वो संसार का सर्वोच्च पठार है। 82 है कि पठार पर स्थित नगर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैड्रिड। नेक्स्ट 83, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं, इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पामीर। पामीर को ना दुनिया की छत कहा जाता है, संसार की छत कहते हैं। तो चलिए 84 की तरफ बढ़ रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जिसे डेथ वैली कहा जाता है निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, वो जो मृतक घाटी है वो रिफ्ट घाटी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 85, मृतक घाटी जानी जाती है इसकी अत्यधिक उष्णता के कारण मृतक घाटी फेमस है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 86, संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अब स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैलिफोर्निया स्टेट में। नेक्स्ट 87, पंजसीर घाटी अब स्थित है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अब स्थित है, कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट 89, टेलर घाटी अब स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, अंटार्कटिका में। नेक्स्ट 90, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अब स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट 91, बृहत बेसिन यानी ग्रेट बेसिन कहाँ स्थित है, बताइए। तो 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी यूएसए में। नेक्स्ट 92, राजाओं की घाटी अब स्थित है, मिस्र में। 93, अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्स्ट प्रदेश में। नेक्स्ट 94, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जहाँ का वार्षिक वर्षा जो 25 सेंटीमीटर से भी कम होता है तो उसे मरुभूमि यानी मरुस्थल कहा जाता है, ठीक है। तो 94 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 95 की बात करेंगे तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट 96, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, थार मरुस्थल। अब थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो ये तो ज़्यादातर राजस्थान का क्षेत्र में पाया जा रहा है थार मरुस्थल, बट राजस्थान के अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी इसका क्षेत्र विस्तृत है थार मरुस्थल का। और थार मरुस्थल सिर्फ इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, इसका कुछ भाग पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहाँ पर भी है थार मरुस्थल। तो चलिए 97 है कि तकला मकान मरुस्थल अब स्थित है,
ऑप्शन बी इज करेक्ट, चीन में। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी चीन। नेक्स्ट 98, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। 99, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल। तो चलिए अब 100 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं कि अटाकाना रेगिस्तान कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दक्षिण अमेरिका का एक क्षेत्र है, चिली। क्या है? चिली। तो यहीं पर अटाकाना मरुस्थल यानी रेगिस्तान स्थित है। तो फ्रेंड, ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।